नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चंपावत के टनकपुर में लगने वाले उत्तर भारत के सुविख्यात मां पूर्णागिरि मेले का बीते शनिवार को शुभारंभ हो गया है और सूबे के सीएम और चंपावत विधायक पुष्कर सिंह धामी ने भी पूर्णागिरि मेले का टूरी घाट पहुंचाकर विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मां पूर्णागिरि धाम को लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बताया। साथ ही कुंभ मेले के बाद प्रदेश में सबसे अधिक दिनों तक चलने वाले मेले के रूप में मां पूर्णागिरि मेले की पहचान बताई है। इस साल मां पूर्णागिरि मेला 15 मार्च से शुरू हो गया है और 15 जून तक कुल 90 दिनों की अवधि तक चलेगा। उन्होंने कहा कि मेलार्थियों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसलिए मेला प्रशासन और जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा। आपको बताते चलें कि पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ हो गया है और इस दौरान सीएम धामी वहां पर मौके पर पहुंचे और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया। दरअसल आपको बताते चले कि 90 दिनों तक चलने वाले इस मेले का काफी ज्यादा महत्व भी है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया और साथ ही उन्होंने समृद्धि, तरक्की, शांति की कामना की है। साथ ही मेले की सुरक्षा को देखते हुए इस बार स्मार्ट कंट्रोल रूम निगरानी के लिए सीसीटीवी स्थापित किए गए हैं, जिससे मेले के दौरान भीड़ और आपदा प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके। साथ ही कई विकास योजनाओं की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में देवी देवताओं की भूमि बताते हुए कहा कि यहां कड़कड़ में दिव्यता समाई हुई है। उन्होंने मां पूर्णागिरि धाम उत्तराखंड का प्रमुख आध्यात्मिक स्थल है और वो हमेशा अन्य लोगों को धार्मिक यात्रा के लिए मां पूर्णागिरि आने के लिए आग्रह करते हैं। कुंभ और कांवड़ यात्रा के बाद सबसे अधिक श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के धाम में आते हैं। राज्य सरकार मेले को साल भर संचालित करने के लिए काम कर रही है, जिसके लिए पूर्णागिरि धाम में स्थायी बुनियादी ढांचों का विकास किया जा रहा है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पूर्णागिरि क्षेत्र में संचार व्यवस्था को बेहतर करने के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। मां पूर्णागिरि धाम में रोपवे निर्माण किया भी जा रहा है, जिससे यात्रियों की सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा। वही गली आने वाले सभी भक्तगण ठीक प्रकार से मां के दर्शन करें, उनको आने जाने में सभी सुविधाएं प्राप्त हों, किसी प्रकार की परेशानी न हो। मेला प्रशासन, जिला प्रशासन सब मिलकर इस मेले को व्यवस्थित करेंगे और हमारा प्रयास है आने वाले समय में बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं तो यहाँ एक सर्किट बने। वो सर्किट बनकर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को उनके 2, 3, 4 दिनों का एक उनका प्लान बने, जिसमें कि इसके आसपास चाहे वो चंपावत का हमारा क्षेत्र हो, गोलजू का स्थान हो, बाबा गोरखनाथ का स्थान हो, माँ बाराई का स्थान हो, गढ़कोची मैया का स्थान है, बयानपुरा बाबा का स्थान है, श्यामला ताल है, ऐसे स्थानों की भी यात्रा लोग करें। रीठा साहब भी इसी में, मायावती अद्वैत मायावती आश्रम भी इसी जनपद में स्थित है। सीएम धामी ने पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ तस्वीरों को शेयर किया है। इन तस्वीरों में सीएम धामी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम धामी ने एक्स पर लिखा, व्यस्त दिनचर्या के बीच में आज बेटी के साथ क्रिकेट खेला। अनुशासित लाइफस्टाइल और नियमित व्यायाम ही स्वस्थ जीवन का आधार है। हमें नई पीढ़ी को किसी न किसी खेल में रुचि रखने और नियमित रूप से खेलने के प्रति उन्हें प्रोत्साहित जो है वो करना चाहिए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरें देहरादून से हैं, जहां पर सीएम धामी अक्सर पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं और यही कारण है कि वे प्रदेश भर में जहां पर भी दौरे करते हैं वहां वो हमेशा मॉर्निंग वॉक करते दिखते हैं। मॉर्निंग वॉक के साथ ही सीएम धामी स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करते हैं। ऐसे में फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जनप्रतिनिधि होने की जिम्मेदारी भी पूरी करते हैं और वहीं सीएम धामी ने पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी तस्वीरें को शेयर की हैं, जहां पर उन्होंने कहा कि व्यस्त दिनचर्या के बीच में आज बेटे के साथ क्रिकेट खेला। अनुशासित लाइफस्टाइल और नियमित व्यायाम ही स्वस्थ जीवन का आधार है। हमें नई पीढ़ी को किसी न किसी खेल में रुचि रखने के, नियमित रूप से खेलने के प्रति प्रोत्साहित करना चाहिए। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर अलग अलग बातें सामने आती हैं। कुछ 2027 में होने वाले हरिद्वार में कुंभ को
अर्ध कुंभ भी कहा जा रहा है। और वहीं इस पर उत्तराखंड सरकार के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 2027 में होने वाले कुंभ मेले को कुंभ कहा। और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी लोगों को बताया जा रहा है कि ये कुंभ है और अधिकारियों के साथ लगातार इसको लेकर बैठकें की जा रही हैं। हरिद्वार में होने वाला कुंभ भव्य होगा। आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री ने एक बैठक की और इस दौरान 2027 में हरिद्वार में कुंभ लगने वाला है, जिसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में कुंभ होने वाला है। और आपको बताते चलें कि अभी हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ था और जिस दौरान करोड़ों जो श्रद्धालु हैं महाकुंभ पहुंचे हुए थे और त्रिवेणी घाट में संगम में डुबकी लगाई थी। और इसी तर्ज पर आपको यह भी बताते चले कि 2027 में अब हरिद्वार में कुंभ लगने वाला है। जारी है और अभी क्योंकि हमारा जो एक कुंभ होने वाला 2027 में, इससे पहले की प्राथमिक बैठकें अन्य को बैठकें होनी है, ये सारी बैठकें क्योंकि अभी तो 2025 है, 2027 और 25 के बीच में लगभग 2 साल का हमारे पास समय है। संतों पूजनीय संतों से भी हम मिलेंगे, सभी अखाड़ों से हम लोग मिलेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी एक प्राथमिक बैठक ले चुके हैं, हम लोग लगातार उन बातचीत कर रहे हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई है और अनेकों बार जब भी हमें मौका मिलेगा, जहां भी कोई सुधार की आवश्यकता होती है, कहीं संशोधन की आवश्यकता होती है, जो संबंधित हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पूज्य संतगण हैं, सभी से हम चर्चा करेंगे, तत्पश्चात हम निर्णय लेंगे। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन का मुद्दा उठा है। वहीं इस मामले पर बीजेपी नेताओं के भी अलग अलग बयान आ रहे हैं। केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने भी कई तथ्यों को सामने रखते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा में गैर हिंदुओं पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की है। केदारनाथ से बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि कुछ गैर हिंदू केदारनाथ धाम को बदनाम करने के लिए भी वहां पर मांस, मछली, शराब परोसने का काम करते हैं। आपको बताते चलें कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है। ये यात्रा उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धामों में की जाती है। चारधाम यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से होती है और बद्रीनाथ पर खत्म होती है। इसी दौरान आपको बताते चलें कि केदारनाथ से विधायक आशा नौटियाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गैर हिंदुओं को बैन किया जाए क्योंकि यहां पर शराब परोसने, मांस मछली खाने का कई मामले सामने आते हैं, जिसको अब प्रतिबंध लगाया जाए। आपको बताते चले कि साल 2025 में चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होगी। इस दिन भक्त गंगोत्री और यमुनोत्री के दर्शन कर पाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुलेंगे और केदारनाथ धाम के 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ के द्वार खुलेंगे। चारधाम यात्रा में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं बीजेपी विधायक ने भी अपने विचारों को साझा किया है। माननीय प्रभारी मंत्री आदरणीय सौरभ बोगड़ा जी ने भी वहां पर पूरे प्रशासन के साथ, स्थानीय जनता के साथ और जो वहां पर व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी, घोड़े खच्चर वाले और तमाम जितने भी टेंट और दुकानें लगाने वाले, फड़ लगाने वाले जितने भी लोग थे, सब उस मीटिंग में आए हुए थे और सबके साथ उन्होंने मीटिंग करी। उन लोगों के महत्वपूर्ण सुझाव लेने के लिए भी वो मीटिंग थी और व्यवस्थाओं के संबंध में भी मीटिंग थी। उस मीटिंग में भी खुले रूप से वहां के जो स्थानीय व्यवसायी हैं, उन्होंने यही बात करी कि जो मतलब वहां पर कुछ गैर हिंदू लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वहां पर मीट, मांस, शराब वगैरह ले जाने का जो काम कर रहे हैं, वो धाम को बदनाम करने का काम हो रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने कांग्रेस में अपनी स्लीपर सेल भेजे हुए हैं और यहां पर इसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि बीजेपी विश्व की नंबर 1 पार्टी है, उनको कांग्रेस जैसी डूबती पार्टी में स्लीपर सेल भेजने की जरूरत नहीं है। इससे साफ होता है कि कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करने की जरूरत है। आपको बताते चले कि कांग्रेस ने
बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और नंबर 1 देश की पार्टी है, तो उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है कि डूबते हुए जहाज में लड़खड़ाते हुए जहाज के जो कांग्रेस का जहाज है उसमें अपने स्लीपर सेल छोड़े। हाँ, अपनी हार का ठीकरा, अपनी निराशा को की बौखलाहट है उनकी कांग्रेस की, जो वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें ना ही तो अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और ना ही अपने नेताओं पर भरोसा है, और इसीलिए वो उनको स्लीपर सेल कहने की बात करते हैं बार बार। तो कांग्रेस को अपने संगठन में मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि उनका संगठन कैसे बढ़े और अपने नेताओं के ऊपर, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा करना चाहिए, बनस्पत इसके कि वो सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगाए। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की ये निराशा और बौखलाहट है जो इस तरह की गलत बयानबाजी करके वो लोगों के बीच में अपने आप को एक साफ छवि का दिखाने की कोशिश करते हैं। इसका नाम लड़केगा किसने? तो वहीं सूबे के अंदर अवैध मदरसों पर प्रदेश सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तंज कसा है। हरीश रावत ने कहा कि लव जिहाद, थूक जिहाद, अवैध मदरसों के बिना बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है। बीजेपी केवल राजनीति फायदे लेने के लिए इनका इस्तेमाल करती है। मदरसे, अवैध निर्माण, अवैध मजहार और लव जिहाद, छूत जिहाद, ये सब भाजपा के वार क्राइम। इनके बिना तो भाजपा का अस्तित्व है ही नहीं। जब इनको तो वो उसी तरीके से, जिस तरीके से मैं सुबह गायत्री मंत्र का जाप करता हूं और उसके बाद कहता हूं, तो भाजपा जो है सुबह सुबह उठ करके भाजपाई लव जिहाद, थूक जिहाद, यही सब, पेशाब जिहाद, क्या क्या जिहाद है, इन्हीं जिहादों को और ये अवैध कब्जे जिहाद आदि आदि पुकारते रहते हैं। ये इनके वार क्राई, ये भाजपा के वार क्राई। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गिरिराज किशोर हिंदवाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी इस साल गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता ने सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाए जाने को लेकर किसानों को घोर उपेक्षा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए मात्र 2 मिनट के विशेष सत्र में प्रस्ताव पास कर लेती है, लेकिन आम जनमानस का पेट भरने वाले किसान के गन्ना मूल्य को 1 रुपए भी नहीं बढ़ाना उनकी घोर उपेक्षा कर रही है। देखिए, सरकार जो इस समय शासित है भाजपा, ढाकड़धामी सरकार, कहां इन पे किसानों की सोच है? किसान वाकई सरवाइव कर रहे हैं। न्यूनतम खरीद मूल्य, उसमें बढ़ोतरी न होना, तो सरकार इस तरफ इशारा कर रही है कि हमें वाकई किसानों से कोई लेना देना नहीं। आप सोचिए, जो किसान इतनी मेहनत करके गन्ने की उपज को उगा रहा है, सुबह से शाम का उसका पसीना होता है उसमें, पूरे परिवार का, और आज सरकार उनकी तरफ ध्यान न दे। आज जो स्थितियां सरकार ने बना रखी हैं, और वाकई बहुत चिंतनीय विषय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल जोशी ने लगातार बढ़ते तापमान के लिए प्रकृति के साथ में बढ़ रहे मानवीय हस्तक्षेप को जिम्मेदार ठहराया। डॉक्टर अनिल जोशी ने कोटद्वार में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ऊर्जा का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों का अधिक मात्रा में उत्सर्जन हो रहा है, जो बढ़ती गर्मी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि जिस तरह से हमने ऊर्जा का दुरुपयोग किया है अपने हितों में, अपने लाभ के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए दुनिया भर में, ये उसी का प्रताप है कि गर्मी का हालत ये है। अब आप मोटे से हिसाब लगा लीजिए कि 2023-24 के आसपास 34.4 गीगाटन कार्बन का उत्सर्जन हुआ था। 24 के अंत में आते आते वो 37.41 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड है, और ऐसे 578 करीब
मेट्रिक टन मीथेन आ गई। ये दोनों वो गैसेस हैं जिनके कारण वातावरण दूषित होता है। फूलदेई सामाजिक एवं सांस्कृतिक कला मंच श्रीनगर द्वारा पौराणिक नागेश्वर मंदिर से हर साल की भांति इस साल भी फूलदेई संक्रांत बल पर्व के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा, जिसमें सभी विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा श्रीनगर के मुख्य मार्गों से होते हुए घरों एवं प्रतिष्ठानों पर फूल डालकर बल पर्व पर जैसी अपनी ऐतिहासिक धरोहर का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही फूलदेई सामाजिक एवं सांस्कृतिक कला मंच श्रीनगर की ओर से जनता से पर्व को भव्य बनाने के लिए कार्यक्रम में सहयोग की अपील की है। को फूलदेई बाल पर्व की बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि विदित है कि 14 तारीख को यह बाल पर्व आयोजित होना था, लेकिन होली होने के कारण यह बाल पर्व कल रविवार को प्रातः 6 बजे नागेश्वर मंदिर से प्रारंभ होगा, जिसमें तमाम स्कूली विद्यालयों के छात्र छात्राएं तथा श्रीनगर के बुद्धिजीवी लोग, संस्कृति प्रेमी, रंग प्रेमी और तमाम गणमान्य व्यक्ति यहां पर उपस्थित होंगे और बच्चों का उत्साहवर्धन करेंगे। इस आयोजन को हम विगत कई वर्षों से कराते आए हैं और जो सामाजिक लोग हैं और हमारे जागरूक लोग हैं, उनके माध्यम से यह पर्व अब बहुत ही बृहद स्तर पर श्रीनगर में मनाया जाने लगा है। आप सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सबको विदित है कि फूलदेई का पर्व विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस बार फूलदेई पर्व 16 मार्च को आरंभ होगा और परंपरागत ढंग से जिस तरह से यहाँ के युवाओं ने इस पहल को बहुत आगे बढ़ाया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे पास एक लंबी लिस्ट है श्रीनगर श्री क्षेत्र के उन सामाजिक, राजनीतिक और रंगकर्मियों की, जिन्होंने इस फूलदेई पर्व को बहुत बड़ी पहचान दी है और निश्चित तौर पर ये पर्व अब अपने आप में बहुत ही भव्य और दिव्य रूप से श्री क्षेत्र श्रीनगर में मनाया जा रहा है। देहरादून के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने मोबाइल वैन कैंप के माध्यम से प्रदेश के कई क्षेत्रों में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा शुरू की है। अब तक 5 बार कैंप लगाकर 600 से भी अधिक पासपोर्ट बनवाए जा रहे हैं और क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने कहा कि हमने अब तक कई क्षेत्रों में 5 कैंप भी आयोजित किए हैं, जिसमें 600 से भी ज्यादा पासपोर्ट जारी किए गए। अब रुद्रप्रयाग में 19 मार्च से क्रीड़ा भवन और अगस्त मुनि में मोबाइल वैन कैंप आयोजित किया जाएगा। ये कैंप 3 दिन चलेगा। इसमें नए और पुनर्निर्माण श्रेणी के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। देखें, जो हम अगला कैंप कर रहे हैं 19 से 21 मार्च 2025 में, ये अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में होने जा रहा है। ये वस्तुतः 6ठा कैंप है। इसके पहले भी हमने 5 कैंप किए थे उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में और इस 3 दिवसीय कैंप के लिए हमने प्रत्येक दिन ऑनलाइन सिस्टम से 50-50 अपॉइंटमेंट रिलीज किए हैं और इसके लिए आवेदक को हमारी एकमात्र अधिकृत वेबसाइट है passportindia.gov.in, उस पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करना है। वो उस पर जब वो भुगतान करेंगे तो इसके बाद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए उसमें जो अगस्त मुनि का विकल्प है वो अपने आप आता है। देहरादून की स्वच्छता रैंकिंग में सुधार लाने के लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में नगर निगम सभागार में नगर आयुक्त नमामि बंसल की अध्यक्षता में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई थी और इस कार्यशाला में नगर निगम के अधिकारी, पर्यावरण मित्र, सफाई व्यवस्था से जुड़े अन्य संबंधित लोग शामिल हुए थे। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नागरिकों से फीडबैक लिया जा रहा है और ये शहर की स्वच्छता रैंकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
जो भारत सरकार द्वारा एनुअल सर्वे है क्लीनलीनेस का, विच इज आल्सो द लार्जेस्ट क्लीनलीनेस सर्वे इन द वर्ल्ड, उसी की प्रक्रिया के दृष्टिगत इस बार विशेष प्रयास किए गए हैं कि देहरादून शहर की स्वच्छता रैंकिंग इंप्रूव हो, और उस पर जो विभिन्न मानक दिए गए हैं, स्वच्छता रैंकिंग के पैरामीटर्स दिए गए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से हमने जो पिछली बार हमारी कमियां रह गई थी उनको ध्यान देते हुए, उन पर विशेष ध्यान देते हुए प्रयास किया है कि हमारी स्वच्छता रैंकिंग इस बार इंप्रूव हो। रोजाना खराब पड़ी रहने वाली स्ट्रीट लाइट की शिकायतें देने के बाद भी निगम कोई कार्रवाई नहीं करता था, लेकिन अब दून में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को जल्द ठीक कराया गया और नगर निगम ने स्वयं इस काम को बखूबी संभाल लिया है। इसके लिए पहले 26 टीमें काम करती थी, अब इन टीमों की संख्या बढ़ाकर 40 कर दी गई है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स की समस्या को लेकर हर वार्ड में मेंटेनेंस का काम भी शुरू कर दिया गया है। नगर निगम के प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल ने कहा कि इन सभी टीमों की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। स्ट्रीट लाइटिंग के लिए टीम्स की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 26 टीमें काम करती थी, अब 40 टीम काम कर रही हैं फील्ड पर, और इनकी डेली मॉनिटरिंग के लिए एक डैशबोर्ड भी तैयार किया गया है। इसके अलावा इस बार योजना है कि लाइनमैन और जो हमारी कोर टीम रहती है डेली मेंटेनेंस की स्ट्रीट लाइटिंग की, उनके सबके नंबर भी सार्वजनिक रूप से वार्ड्स में चस्पा किए जाएंगे ताकि किसी भी लाइट के खराब होने की स्थिति में सीधे वो संपर्क कर सकें। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम मेले के पहले दिन ही वाहनों का भारी जाम लग गया है। पहले दिन पूर्णागिरि धाम में हजारों की संख्या में श्रद्धालु रेल, रोडवेज, बस एवं अपने निजी वाहनों और टैक्सी वाहनों से पूर्णागिरि धाम पहुंचे हैं, जिसके चलते पहले दिन टनकपुर से लेकर भैरव मंदिर तक वाहनों का घंटों तक जाम लगा रहा, जिससे पूर्णागिरि दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं और टैक्सी चालकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। खटीमा के राधा कृष्ण मंदिर, महतगांव, चकरपुर आपसी भाईचारा, प्रेम और सौहार्द के पर्व होली का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ विधिवत समापन किया गया है। बीते शनिवार को भारी संख्या में एकत्रित ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने सनातन संस्कृति को मजबूत करने के उद्देश्य से मंदिर कैंपस में होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया और इसमें पंडित सुनील पांडे की देखरेख में संपन्न कराया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने होली के गीत गाकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और जमकर नृत्य किया। वहीं पंडित सुनील पांडे ने बताया कि होली आपसी प्रेम, सौंदर्य और साथ ही भाईचारे का पर्व है। होली पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली रंगों का त्योहार है। इस दिन सभी लोग एक दूसरे से हंस के व खिलखिला के बात करते हैं। ये एकता का प्रतीक है, सुख समृद्धि और खुशी का प्रतीक है। आज ये होली का पर्व फागुन महीने में मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग अपने गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे को गले लगाते हैं। होली रंगों का त्योहार है, वो खुशी की लहर लाता है। होली प्रेम, एकजुटता, सौहार्द का त्योहार है, यह रंगों का त्योहार है। होली के दिन सभी लोग मिलकर इसको मनाते हैं और प्रेम पूर्वक इसको खेलते हैं। यह न केवल रंगों का त्योहार है बल्कि पूरे समाज को जोड़ने का भी एक त्योहार है। तो पूरे समाज को एक साथ जोड़ा जाता है, पूरा समाज मिलकर इस त्योहार को हंसी खुशी मनाता है। महिलाओं को सुरक्षा देने का दावा करने वाले महकमे में भी महिला कर्मचारी सुरक्षित नहीं है। जी हां, यूं तो उत्तराखंड पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर कई तरह के कदम उठाए जाने का दम भरती नजर आती है, लेकिन हाल ही में महिला दरोगा ने अपने अधीनस्थ एक कांस्टेबल पर बलात्कार, ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। देहरादून के पटेल नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया गया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता उत्तराखंड पुलिस में तैनात है, जिसने अपने ही दफ्तर में काम करने वाले सिपाही पर अश्लील वीडियो बनाकर लाखों रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया।
मिली जानकारी के मुताबिक महिला दरोगा ने ब्लैकमेलिंग और बलात्कार की शिकायत उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ से मिलकर की थी, जिसके बाद में डीजीपी के निर्देश पर देहरादून एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज करवा दिया है। देखिए, इस महिला परीक्षक जो अभी वर्तमान में जिले में पोस्टेड नहीं है, शाखा में है, तो उनके द्वारा एक शिकायती प्राप्त पर देकर व्यक्तिगत रूप से मिला गया था। तत्काल उस पर चूंकि गंभीर आरोप लगे थे, उस पर तत्काल देखते हुए थाना पटेल नगर में हमने इस पर केस भी रजिस्टर करा दिया था। जो इसके नियमानुसार जो महिला संबंधी अपराधों में सौंपी रहती महिला अधिकारी को इसकी विवेचना दे दी गई। साथ ही साथ जो उसके बयान थे वो भी दर्ज कर लिए गए। न्यायालय में भी उसके बयान कलमबद्ध कराने के लिए जो प्रोसेस है वो भी एप्लीकेशन लगा दी गई, और जो मेडिकल अन्य फॉर्मेलिटीज होती है इसमें जो जिसके ऊपर आरोप लगे थे उसके भी बयान आदि दर्ज करने के लिए भी उसमें विवेचक को निर्देश दे दिए गए। बयानों के आधार पर जो आरोप लगाए गए हैं, जो तथ्य बताए गए हैं, और साथ ही साथ जो अभियुक्त है, जो नेम्ड है, उसके द्वारा क्या तथ्य प्रस्तुत किए गए, इसके आकलन के बाद इसमें महिला विवेचक द्वारा सुसंगत इसमें कार्रवाई की जाएगी। होली का पर्व भले ही बीत गया हो, लेकिन अभी भी वीकेंड होने की वजह से ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में हजारों की पर्यटक सैर सपाटे के लिए रुके हुए हैं। वीकेंड की छुट्टियां मनाने के लिए पर्यटकों के आने का दौर भी जारी है। ऐसे में ऋषिकेश और मुनिकीरेती में ट्रैफिक का दबाव बढ़ता गया है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था को बनाने में जुटे हैं। ट्रैफिक पुलिस का प्रयास है कि छुट्टी के दिन क्षेत्र में किसी प्रकार से ट्रैफिक जाम ना हो। उत्तराखंड के मौसम में इन दिनों उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा। आज बारिश बर्फबारी की संभावना देखने को मिल रही। उधम सिंह नगर जिले के छोड़कर बाकी अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना देखने को मिल रही है। 3200 मीटर से भी अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या